हेलो 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों, आज फिर 6 सेमेस्टर का जो कोर 16th पेपर है फिलॉसफी का, उसी में से यूनिट 4 का जो अंतिम जो मैन नेचर रिलेशनशिप से संबंधित जो अवधारणा है एरिस्टोटल का, अरस्तु का, उसी से आज हम लोग अवगत होएंगे। एरिस्टोटल जो हैं वो उन्हें कहा जाता था ज्ञान का प्रोफेसर। उनके अंदर ज्ञान की खान थी। दुनिया का ऐसा कोई भी विषय नहीं था जिस पर उनका कमांड नहीं था। आप जो लॉजिक पढ़ते थे इंटर में, उसमें जो निगमन तर्कशास्त्र में जो बातें हैं, सब उन्हीं का देन है। पॉलिटिकल साइंस में आप देखिए, थ्योरी ऑफ जस्टिस हो गया, थ्योरी ऑफ स्टेट हो गया, ये सब बातें किन्होंने पहल एक सिस्टमैटिक ढंग से दुनिया के सामने रखा और बड़ा ही समग्र रूप से इस पर उन्होंने विवेचन किया। ये एरिस्टोटल ही थे। उनका न्याय सिद्धांत, उनका राज्य संबंधी सिद्धांत, सोशियोलॉजी में भी व्यक्ति और समाज, किसने पहल कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? वो एरिस्टोटल ही थे। एरिस्टोटल को हम लोगों ने भी पढ़ा है। पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने एरिस्टोटल का दार्शनिक अवधारणा के तरफ लॉ ऑफ कॉजेशन जो है, उससे हम लोग अवगत हो चुके हैं। 4 तरह का कारणता सिद्धांत को उन्होंने माना था। तो एरिस्टोटल का और भी फिलॉसफी में सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं, जैसे एक विरेचन का सिद्धांत हो गया, एक अनुकरण का सिद्धांत हो गया, प्रतिलिपि सिद्धांत। लेकिन डेकार्ट की तरह यहाँ भी हम लोग अरस्तु का मानव प्रकृति संबंध से संबंधित अवधारणा से परिचित होना। एरिस्टोटल जो थे वो भी यूनान देश के रहने वाले थे। अब उनके समय, बहुत पुरानी बात है, उनके समय मानव और प्रकृति में क्या संबंध था, क्या रिलेशन था, इस संबंध में हम लोगों को जानना है। एरिस्टोटल जो हैं, उन्हें हम लोग हिंदी में अरस्तु कहते हैं। तो एरिस्टोटल की बात जो है, उनका जो इस पेपर जो है कंटेम्प्रेरी डिबेट्स इन फिलॉसफी 16th पेपर, उसमें जो यूनिट 4 में जो क्वेश्चन है जो वो है मैन नेचर रिलेशनशिप विथ रेफरेंस टू एरिस्टोटल। तो आज हम लोग इसी पर प्रकाश डालेंगे। दोनों रूप में मैं अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। विश्लेषण, नोट्स विश्लेषण भी करूंगा
और बीच बीच में हम लोग इससे संबंधित प्रश्न भी उठाएंगे। समझाने वाली जगह हो तो वहाँ मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा। अरस्तु जो है वो आर्ट जो होता है, कला जो होता है, उसको क्या कहते थे? प्रकृति की अनुकृति, प्रकृति की कॉपी। अपना अनुकरण सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा कि कला जो है वो प्रकृति की ही अनुकृति है, प्रकृति की ही फोटोकॉपी है। प्रकृति से अरस्तु का मुख्यतः जो मतलब था, जो अभिप्राय था, वो क्या था? प्रकृति यानी बाह्य जगत, प्रकृति यानी जिस रूप में हम इस पृथ्वी को देखते हैं, इस बाहरी दुनिया को देखते हैं, इस बाह्य जगत का हम लोग अवलोकन करते हैं। तो प्रकृति से अरस्तु का मुख्यतः यह अभिप्राय था कि जगत के बाह्य स्थूल गोचर चराचर रूप के साथ साथ आंतरिक रूप का भी दर्शन, ये था उनका प्रकृति से संबंधित अवधारणा। यानी प्रकृति से अरस्तु का अभिप्राय प्रकृति या जगत के बाह्य स्थूल गोचर रूप के साथ साथ उसके आंतरिक रूप से भी था। चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कोई भी आर्टिस्ट, चित्रकार हो गया, मूर्तिकार हो गया, वास्तुकार हो गया, यानी जो कला पारखी है, जो कलाकार है, उन्हीं की तरह कवि को अनुकर्ता स्वीकार करते हैं वो, और उन्होंने अनुकर्ता की प्रकृति की व्याख्या की। उनके अनुसार अनुकार्य अनिवार्यतः तीन प्रकार की वस्तुओं में से एक हो सकती है। जैसी वे थी या जैसा वो है, जैसी वे कही या समझी जाती है, और जैसी वे होनी चाहिए। तो अनुकार्य अनिवार्यतः इन्हीं तीन वस्तुओं में से एक होती है। पहला क्या है? जैसी वे थी या जैसी वो है। दूसरा क्या है? जैसी वे कही जाती है या जैसी वे समझी जाती है। और तीसरा क्या है? जैसी उसे होनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार कवि को स्वतंत्रता है कि वह प्रकृति को उस रूप में चित्रित करे जैसी वह अपना इंद्रियों से उसे अनुभव करता है। इंद्रियां कितनी हैं? 5 हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इससे हम क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं। किसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं? बाहरी दुनिया का, इस सांसारिक वस्तुओं का। तो इंद्रियों को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। क्यों ज्ञानेंद्रियां कहते हैं? क्योंकि इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अरस्तु जो हैं वो कहते हैं कि कवि को ये फ्रीनेस है, ये स्वतंत्रता है, वह इस बारे में स्वतंत्र है कि वह प्रकृति को उस रूप में चित्रित करे
उस रूप में वो अवलोकन करे, उस रूप में वो जाने जैसी वह हमारे इंद्रियों को दिखती है, हमारे इंद्रियों को आभास होता है, हमारी इंद्रियां सुनती है, हमारी इंद्रियां छूती है, हमारी इंद्रियां स्पर्श करती है, या हमारी इंद्रियां उसका रसास्वादन करती है। जैसी वह भविष्य में प्रतीत हो सकती है अथवा जैसी उसे होनी चाहिए। एक दार्शनिक वे प्रोफेसर मैक्सी उनका नाम है। तो प्रोफेसर मैक्सी उस समय अरस्तु के मत को ही उद्घाटित करते हैं, जब वह बताते हैं कि मनुष्य के लिए भोजन करना, वस्त्र धारण करना या आवास पाना, शरण स्थल प्राप्त करना आवश्यक है, और यह सब करने के लिए उसका संपत्ति प्राप्त करना आवश्यक है। तो अरस्तु जो कहते थे मानव क्या है, मानव का इच्छाएं जो हैं वो आवश्यकताओं का रूप ले लेती है। मनुष्य अपनी इच्छाओं को मूर्त रूप देना चाहता है। तो मनुष्य की कॉमन आवश्यकताएं क्या हैं? एक तो अपना क्षुधा शांत करना, अपना पेट भरना, भोजन प्राप्त करना। दूसरा क्या है? दूसरा है वस्त्र धारण करना, कपड़े पहनना। तीसरा क्या है? एक शरण स्थली का जुगाड़ करना, एक घर चाहिए। तो इसके ये तो ऐसे नहीं होता है, ये कैसे होगा? इसके लिए संपत्ति चाहिए, धन चाहिए। बिना संपत्ति या धन के तो ये संभव नहीं है। तो यह सब करने की जो मूल प्रवृत्ति है, जो इंस्टिंक्ट है, वो उतनी ही स्वाभाविक और उपयुक्त है जितनी कि प्रकृति द्वारा की गई अन्य पशुओं की जीवन यापन और उनके भरण पोषण तथा उत्पादन की आवश्यकताओं की पूर्ति। कौन? प्रकृति द्वारा। और संतुष्टि के लिए साधनों की व्यवस्था। प्रकृति ने तो सबके लिए कर दिया, लेकिन मनुष्य जो है वो पशु से कुछ अलग है। मनुष्य को अपनी इच्छाओं को नहीं मारना है, अपनी इच्छाओं को संतुष्ट भी करना है। ठीक है, पशुओं को या पक्षियों को प्रकृति के साए तले संतुष्टि मिल जाती है, उसे भोजन उपलब्ध हो जाता है, उसे रहने का जगह भी प्रकृति में मिल जाती है। उसे न तो घर बनाना है, न उसे कपड़े पहनना है, न उसे नित्य नए नए टाइप के भोजन की चाहत है। लेकिन मनुष्य को तो है। मनुष्य पशु और पक्षियों से कुछ तो अंतर है। वो अंतर जो है, वही अंतर को पूरा करने के लिए मनुष्य को धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, और उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना मनुष्य में आने लगती है और मनुष्य धन कमाता है। अरस्तु मानव और प्रकृति के संबंध विषयक सवालों के उत्तर में हमेशा से कहते आए हैं कि, मैं पहले भी बोला था कुछ देर पहले, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो ये भी कहते हैं मनुष्य स्वभावतः एक प्राकृतिक प्राणी है। मैन इज ए नेचुरल एनिमल। वह प्रकृति की श्रेष्ठता में अपनी श्रेष्ठता को ढूंढने की कोशिश करता है। प्रकृति तो श्रेष्ठ है ही, उसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन मनुष्य भी प्रकृति का श्रेष्ठतम प्राणी है।
तो मनुष्य जो है अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए प्रयासरत रहता है। वह शेर, चीते और बाघ की तरह अकेला नहीं रहता, बल्कि मानव जो है वो हाथी, चींटियों और मधुमक्खियों की तरह समूहों में रहकर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहता है। इसके लिए मानव व्यक्ति से प्रारंभ करके कहाँ तक पहुँचता है? गांव के स्तर तक। व्यक्ति से प्रारंभ करके परिवार के स्तर तक पहुँचता है, फिर परिवार से ग्राम स्तर तक, ग्राम स्तर से कस्बा के स्तर तक, और अंततः राज्य के स्तर पर पहुंचना उसका लक्ष्य है। अच्छा, मानव का रहने का ढंग क्या है? मानव का हमेशा ही मुख्यतः दो तरह की सत्ताएं मानी जाती है परिवार की, एक पितृसत्तात्मक, एक मातृसत्तात्मक। लेकिन मनुष्यों का आदिम काल से यदि हम जीवन यापन पर गौर करें तो पाएंगे मनुष्य मुख्यतः पितृसत्तात्मक व्यवस्था के ही तहत अपना जीवन यापन करते आया है। तो मानव पितृसत्तात्मक व्यवस्था के आधार पर इसी प्रकृति के गोद में एक समाज का निर्माण करता है, जिसमें क्या होता है? एक मालिक होता है जिसे हम स्वामी कहते हैं, कुछ दास होते हैं जिसे हम कहते हैं मालिक को काम में सहयोग करने वाला, और कुछ स्त्रियां होती हैं। एक परिवार का फिर निर्माण होता है, फिर समाज, और अंततः राज्य का प्रादुर्भाव होता है। अब प्रश्न उठता है, राज्य क्या है? कृत्रिम है या प्राकृतिक है? अरस्तु ने सोफिस्ट विचारधारा का खंडन करते हुए राज्य को एक स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था माना है। अरस्तु मनुष्य को सामाजिक, राजनीतिक प्राणी भी मानता है। राज्य व्यक्ति की दो मूलभूत आवश्यकताओं, यौन संतुष्टि व आत्मरक्षण से जन्म लेता है। इन दो प्रवृत्तियों के कारण ही राज्य का जन्म होता है। मनुष्य यौन संतुष्टि या प्रजनन की क्षमता जो है, प्रवृत्ति जो है, उसके कारण ही स्त्री के संपर्क में आता है तथा आत्मरक्षण या भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दास का सहारा लेता है। इससे स्त्री, पुरुष व दास, ये तीनों के, पुरुष यानी स्वामी, ये तीनों के सम्मिलित सहयोग से समाज बन जाता है। इसे परिवार कहा जाता है। जब परिवार का आकार बड़ा हो जाता है तो वह ग्राम, फिर ग्राम से राज्य का उदय होता है। अतः अरस्तु राज्य को प्रकृति के समरूप मानते हैं। अरस्तु राज्य की स्वाभाविक और प्राकृतिक सिद्ध करने के लिए एक सिद्धांत भी लाते हैं, जिसे सदस्यता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अरस्तु कहते हैं कि प्रकृति में स्वभावतः सभी वस्तुएं अपने अंतिम तथ्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहती है। पेड़ पौधों को आप गौर से देखें, उनके बीज और फल को देखें, हम पाते हैं कि सेब के पेड़ का फल सेब के बीज का ही एक छोटा सा का ही अंतिम रूप है। इसी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति से राज्य का जन्म होता है। इसलिए राज्य व्यक्ति का पूर्ण रूप है, किसी वस्तु का अंत ही उसका लक्ष्य है। इस तरह अरस्तु मानव की आंतरिक स्वाभाविकता को
प्रकृति के स्वाभाविक लक्षण से जोड़कर समझाने का प्रयास करते हैं। मानव और प्रकृति के संबंध विषयक एक और तर्क देते हैं अरस्तु। प्रकृति हमेशा सर्वोत्तम को पाना चाहती है। राज ही व्यक्ति का सर्वोत्तम लक्ष्य है। मनुष्य भी प्रकृति की तरह सर्वोत्तम को पाना चाहता है और राज ही मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य है। यह सर्वोत्तम लक्ष्य ही मनुष्य की शारीरिक, मानसिक या नैतिक पूर्णता को प्राप्त कराता है। राज में ही व्यक्ति रूप अंगीकार होकर पूर्णता को प्राप्त करता है। प्रकृति का जो स्वभाव है अपने पूर्णता को प्राप्त करना, अरस्तु ने मनुष्य को भी उसी प्रकृति के समतुल्य बतलाया और बोला कि मनुष्य भी, मानव भी, पुरुष भी अपना सर्वोत्तम को पाना चाहता है। वो सर्वोत्तम है राज्य की स्थिति तक चले आना। तो ये तो हुआ अरस्तु का मनुष्य और प्रकृति संबंधक या प्रकृति संबंध विषयक अरस्तु की वैचारिक दार्शनिक अवधारणा। तो विद्यार्थियों, आज मैंने ये जो यूनिट 4 है इस पेपर का, उसको समाप्त कर दिया। अब एक यूनिट और बचा है इस पेपर में, यूनिट 5। उसके बारे में अगला क्लास में हम लोग वार्तालाप करेंगे, विवेचन करेंगे, उससे ज्ञात होंगे, उस पर लेक्चर देंगे। ओके, स्टे होम, टेक केयर, खुश रहिए।